मेरे क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम से दुकान खोलेगा मेरे यहाँ नहीं चलेगा। हसन लिखो बिल्कुल, अगली बार हसन दिखना चाहिए मुझे अगली बार। सौभाग्यशाली हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। हिंदू नाम लिख रहे हैं आप, गढ़वाल पनीर लिख रहे हैं। गढ़वाल पनीर तुमने नीचे लिख लिया और तुम अग्रम। अगर हिंदू होते हुए मैं अपने हिंदुओं के लिए काम ना करूँ तो बेकार है मेरा अपने धर्म के प्रति होना। ताकत की वजह से ही इसको सीट चेंज करनी पड़ी, इसको भागना पड़ा। उनका डिप्टी सीएम सीट चेंज कर रहा है, यहाँ से भगोड़ा हो रहा है। अवध ओझा 19 साल 19 मुकदमे, मैं गुंडा था। 19 साल में मैंने पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। सत्ता की भूख है उनको भी। सिसोदिया भारी व्यक्ति था, उसको यहाँ से जिताया। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज बैठे, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि मेरे संपर्क में सारे लोग हैं। और किस रुपए देंगे आप? पहले वो पंजाब की महिलाओं को देते 1000 रुपए काट के हाथी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। जब 12 साल सत्ता में रह लिए, 18 हजार रुपए आपने मुस्लिमों के मौलाना को दिए, उनके बच्चे पाले उस पैसों से। पर अब चुनाव आ रहा है तो आपको ध्यान आ गया कि ब्राह्मणों के बच्चे भी हैं, उनके पेट भी हैं। और दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। एक एक करके सारी पार्टियां पूरे मैदान में आ चुकी हैं और ऐसे में आज जहां हम मौजूद हैं वो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, पूर्वी दिल्ली का मतलब हॉट सीट। मनीष सिसोदिया यहां से लगातार 3 बार जीते और आखिरी बार 2020 में जो तगड़ी फाइट बीजेपी के कैंडिडेट ने दी थी वो थे रवि नेगी। और आज हमारे साथ सीधे यहाँ मौजूद हैं मेरे पास में रवि नेगी जी। तो रवि नेगी जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लास्ट टाइम तो हमने देखी कितनी टक्कर थी, कितनी मतलब जोरदार टक्कर थी, लेकिन थोड़ा सा आप चूक गए। जी नमस्कार सभी को। बिल्कुल, जो दिल्ली की सत्ता में जो लोग काबिज थे और जिन्होंने शिक्षा मॉडल और दिल्ली के कई मुद्दों में चुनाव लड़ा, और पूरी देश ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा कि शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम इस चुनाव को बड़ी मुश्किल से जीता। और कहीं ना कहीं जो पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने, उस टाइम तो ये तीसरी बार विधायक बने थे। और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ बहुत तगड़ा माहौल था, क्योंकि विधायक रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए इन्होंने कुछ क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें जनता का भला होता। लोग दूषित पानी पी रहे थे, सीवर ओवरफ्लो होते थे, और पार्कों की बदहालत थी, सड़कें टूटी हुई थी, चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोगों को लग रहा था कि चेंज करें, पर लोगों ने बहुत कोशिश करी और लगभग चेंज हो ही गया था। पर लास्ट में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहां से इनको वोट ज़्यादा पड़े और इसकी वजह से मैं वो चुनाव लूज कर गया। तो इस बार क्या लगता है? अभी तक हालांकि हमने देखा है कि लिस्ट तो आई नहीं है बीजेपी की, अभी इस बार क्या हम माने? क्योंकि जो अभी प्रबल दावेदारों की जो सूची सामने आ रही है, खासकर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला प्रबल दावेदार जो है वो रवि नेगी जी है। तो क्या लगता है अभी है लिस्ट में कुछ? जी बिल्कुल, वो तो संगठन तय करेगा। संगठन पिछली बार भी संगठन ने लड़ाया था 2020 में, और संगठन की ताकत से ही हमने चुनाव लड़ा, इतना बड़ा चुनाव लड़ा था। और मुझे लगता है कि वो संगठन की ताकत थी, जिस ताकत की वजह से ये चुनाव हारते हारते बचा, और उस ताकत की वजह से ही इसको सीट चेंज करनी पड़ी, इसको भागना पड़ा। क्योंकि 3 बार का विधायक सीट छोड़ के जा रहा है, तो आप सोचिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या हालत है। उनका डिप्टी सीएम सीट चेंज कर रहा है, यहाँ से भगोड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी तो टिकट घोषित ही नहीं हुआ बीजेपी का, तब यह हालत है। और मुझे लगता है कि जिस दिन बीजेपी का टिकट घोषित यहाँ हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी हालत इस बार आम आदमी पार्टी की यहाँ होने वाली है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हम इसे समझे कि पिछली बार जो तगड़ी फाइट दी थी, इस बार भी फाइट होती, तो इसलिए पहले ही भाग खड़े हुए आपके कैंडिडेट। लेकिन अभी जो नया एक चेहरा सामने आया है अवध ओझा का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई अवध ओझा रिस्पेक्ट करते हैं, वो गुरुजी हैं, पढ़ाते हैं, पर अपने गले की घंटी किसी के गले में डालना, अगर तुमने इतना बड़ा काम किया है तो तुम क्यों छोड़ गए सीट? भाई बड़े बड़े विधायक हैं, मास्क लीजिए ना, 5-5 बार चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, पर लड़ते अपनी जगह से ही हैं। पर आपको सीट चेंज करके भागना पड़ा, और अपने गले की घंटी आप अवध ओझा जी पे डाल गए। और अवध ओझा जी के बारे में तो क्या कहने, 19 साल 19 मुकदमे, दुनिया भर के उनके वीडियो वायरल होते हैं, कभी ललन टॉप में, कभी कुछ। वो कहते हैं मैं गुंडा था, 19 साल में मैंने पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। और ऐसे लोगों को पचपड़गंज में उतार दिया आपने, जो अपने आप को खुद गुंडा बता रहे। अच्छा, पहले तो वो बीजेपी में थे? नहीं, वो किसी पार्टी में नहीं रहे, बीजेपी में टिकट मांग रहे थे। वो गवर्नर से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी पार्टी ने। फिर कांग्रेस में गए, वो कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया। और जो परसों तक केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे, केजरीवाल की बारे में गलत बोलते थे, आज केजरीवाल पसंद आ गया उनको। तो कहीं ना कहीं सत्ता की भूख है उनको भी लगता है कि
चुनाव लड़ जाना चाहिए, पर जनता बाहरी लोगों को अपनाएगी नहीं, क्योंकि पिछली बार बहुत जनता में गलती हुई। सिसोदिया भारी व्यक्ति था, उसको यहाँ से जिताया, 10 साल राज करने के बावजूद भी वो क्षेत्र में नहीं आया, उसको नहीं पता कौन सी गली कहाँ है। ए भी 17 कोठी में रहते थे, 200 रुपये जाने के लगते थे लोगों को, 200 रुपये आने के, और उसके बाद भी मंत्री जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये नहीं पता था। पर जनता वो गलती करने वाली नहीं है, जनता को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इस बार स्थानीय प्रत्याशी, जैसे पिछली बार मैं उतरा था, स्थानीय प्रत्याशी उतरेगा, और जिसको मूल मुद्दे पता है, जिसको पता है कि गली में किस प्रकार गंदा पानी आता है, सीवर कहाँ ओवरफ्लो होते हैं, कहाँ सामुदायिक भवन बनने, कहाँ लाइब्रेरी बननी है बच्चों के लिए, कहाँ पार्क डेवलप करने, ये लोकल व्यक्ति को पता है। अच्छा, एक चीज़ अभी जो हमने नोटिस की है, जिस तरह से हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में मैं कहूँ, और जिस तरह से हमने डिजिटली देखी हैं चीज़ें, सोशल मीडिया में आप बहुत फेमस हैं, काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। मनीष सिसोदिया की अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है, तो आप इसको किस तरह से मेंटेन करते हैं पार्टी को लेकर? भाई वो जो कार्यकर्ता हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, स्थानीय लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कार्यकर्ताओं का। और क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जब नेता से जुड़ता है तो उसके भी कई काम होते हैं जो वो चाहता है कि मेरे कहने पे काम हो जाए, वो अपने लिए नहीं, वो लोग जनता के लिए कहता है। और उसके बाद 10 साल तक सत्ता में राज करने के बाद उन कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते तो उनके मन में पीड़ा तो है ही। और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि सब कोई ना कहीं, कोई मेरे साथ स्कूल पढ़ा हुआ है, किसी ने मेरे साथ कॉलेज पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में सारे ही लोग हैं। और मुझे लगता है कि उन लोगों को मैं अपने साथ खड़ा कर दूंगा, और अगर पार्टी ने मौका दिया। अच्छा, हाल फिलहाल में जो भी अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी के जरिए की गई है, चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात हो 2100 रुपये, और हाल ही में ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपये महीने देने की बात की एज ए सम्मान, तो उस पर क्या कहेंगे अभी आप? भाई महिला सम्मान योजना 2100 रुपये लाए, आपने पंजाब में घोषणा करी थी, 2 साल हो गए, आपने वो 1000 रुपये दिए नहीं। लोकसभा चुनाव में आपने फॉर्म भरवाए लोगों के, महिलाओं के, वो आज तक आपने दिए नहीं। अब 1 हफ्ते बाद चुनाव डिक्लेयर दिल्ली में होने वाला है, अब आपको महिलाओं को सम्मान की याद आ रही है, 2100 रुपये देंगे। आप पहले वो पंजाब की महिलाओं को देते 2000 रुपये, 1000 रुपये, आप वो जो 1000 रुपये का फॉर्म भरा आपने लोकसभा में वो दे दो। पर कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना और लास्ट में ऐसी घोषणाएं करना जिससे जनता को लगे कि इनको दोबारा वोट दे। पर जनता इनके छलावे में अब नहीं आने वाली, काट के हाटी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। और मुझे लगता है कि जनता मोदी जी में विश्वास करेगी, क्योंकि लाडली बहन योजना हम 6-7 स्टेटों में दे रहे हैं, हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम राजस्थान में दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। तो लाडली बहन योजना के तहत 2500 रुपये की जल्द से जल्द घोषणा हमारी केंद्र सरकार करने वाली दिल्ली वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि वो लाडली बहन योजना का फॉर्म हम जल्द भरवाएंगे, और लोग मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं। और रही ग्रंथियों की बात, ग्रंथियों की और पुजारियों की, जब 12 साल सत्ता में रह लिए, 18-18 हज़ार रुपये आपने मुस्लिमों के मौलाना को दिए, उनके बच्चे पाले उस पैसों से। पर अब चुनाव आ रहा तो आपको ध्यान आ गया कि ब्राह्मणों के बच्चे भी हैं, उनके पेट भी हैं, ग्रंथियों के बच्चे भी हैं, उनके पेट भी हैं। तो ये चुनावी जुमला है, हिंदू ब्राह्मण समझ रहा है। जिस व्यक्ति ने 12 साल से मौलानाओं को, मस्जिदों को पैसा दिया, जो राम मंदिर का विरोध करता है, जो व्यक्ति कहता है कि राम मंदिर मत बनाओ, और दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हो आप, और आप कहते हो कि हम पे बहुत पैसा है मस्जिदों में देने के लिए, हम कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। हम दिल्ली जो वल्फ जो दिल्ली का बोर्ड है इनका, उस बोर्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पैसे हम खूब देंगे मौलाना को। तो इस तरह का जब बयान आप देते हो और लास्ट में जब चुनाव होता है और आपको हिंदू लोग याद आते हैं, तो जनता समझ रही है इस बात को। अच्छा, केजरीवाल बार बार कहते हैं हम तो चीज़ें ला रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ग्रंथी और पुजारियों के लिए कहा कि अनुरोध है बीजेपी से कि वो इस काम में कोई अड़ंगा ना लाए, हम बहुत सच्चे मन से इसको कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास तो सीएम का फेस नहीं है और ना ही कोई विजन है। भाई हमारे पास कमल का फूल है, और विजन हमारा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी है। आज देश विदेश में जो मोदी जी काम कर रहे हैं सब देख रहे हैं। आज चारों तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए आप, जो टॉप 5 में हम स्टैंड करते हैं। और कई काम ऐसे दिल्ली में हुए हैं जो लोग समझते हैं कि भाजपा आनी चाहिए। दिल्ली में जितने भी हाईवे बने हुए हैं, NH 24 हापुड़ एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे,
जितना काम हुआ है दिल्ली में, मेरे को लगता है केंद्र सरकार की देन है। आधा पैसा केंद्र सरकार का दिल्ली में जाता है डेवलप के लिए। अब दिल्ली ना करे तो इसमें केंद्र सरकार की गलती नहीं है। यमुना के लिए 8,000 करोड़ रुपए दे दिया गया अभी तक, यमुना आज भी मैली की मैली है। ठीक है, अब 21 रुपये लाते तो हैं, पर आपका समाज कल्याण विभाग कहता है कि ये झूठ है, ये गलत है, किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं है। आपका डिपार्टमेंट खुद मना कर रहा है उसको, तो आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं? आप यमुना, आप कहते थे मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा और यमुना में डुबकी लगाऊंगा। आज आप कहते हैं एक चैनल में कि यमुना से वोट नहीं मिलेगा। मतलब आज लोगों की आस्था में ठेस पहुंचा रहे हैं आप। यमुना जिसको हम माँ मानते हैं, यमुना जी को, और उस यमुना जी के बारे में कह रहे हैं आप यमुना से वोट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं और लोग वक्त आने में जवाब देंगे। अच्छा, एक आरोप जो आप पर लगता है, आप इसको कैसे लेते हैं कि आप बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ ऐसी चिन्हित दुकानें जिनको आप बंद करवाने के पीछे पड़े रहते हैं? भाई मैं हिंदू हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म का मैं अनुयायी हूँ और मेरी आस्था मेरे धर्म से है, हिंदू से। और कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम से दुकान खोलेगा और वो मेरे यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपने अगर दुकानदारी करनी है तो आप अपना मुसलमान नाम लिखिए। आप मुसलमान नाम लिख रहे हैं, हिंदू नाम लिख रहे हैं, आप गढ़वाल पनीर लिख रहे हैं और आपका नाम अखलाक है, तो कैसे सहन करेंगे? लोग शिकायत करते हैं, लोगों के व्रत होते हैं, महिलाएं बोलती हैं जब पनीर खरीदने जाती हैं गढ़वाल पनीर लिखा होता है, पेटीएम करती हैं तो किसी अखलाक का नाम आता है। तो इस तरह का माहौल मैं अपने वार्ड में तो पसंद करूंगा नहीं। और जनता की शिकायत में काम करता हूं मैं उसके बाद पुलिस जाने, एमसीजी जाने, मेरी तरफ से पूरी कार्रवाई होती है। बाकी एमसीजी पुलिस कार्रवाई करे, पर अगर हिंदू होते हुए मैं अपने हिंदुओं के लिए काम ना करूं, मैं हिंदू होते हुए अपने झंडे ना लगवाऊं दुकानों पे, तो बेकार है मेरा अपने धर्म के प्रति होना। भाई मैं अपने लोगों को एकत्रित कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों से गुहार लगा रहा हूँ कि आप हिंदू है तो झंडा लगाइए भगवा। तो उसमें दिक्कत क्या है लोगों को? जब ये लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं तो हम भी धर्म के प्रति कट्टर हमें होना चाहिए, तो इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मतलब कुछ खासकर महिलाएं, कि आप बस फोटो सेशन करते हैं, आते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं, गड्ढा भरवा देते हैं और एक फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। भाई पहले के जो लोग थे, अगर वो मैं उन्हीं को कहता हूँ, आप गड्ढा खुदवा लेते, क्षेत्र में घूम लेते। हम क्षेत्र में घूमते हैं, गलियों लोगों की नब्ज पकड़ के काम करते हैं। पहली बार कोई काउंसलर है जो डेली 12-13 किलोमीटर गलियों में घूमता है, डेली पूछता है लोगों से काम बताओ। यहाँ तो लोगों ने विधायक की शक्ल देखी नहीं, 12 साल विधायक राज सिसोदिया, किसी ने शक्ल देखी नहीं। पर मैं एक बार गली में 6 बार दिन में घूम लेता हूँ और जितना मेरे से होता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और फंड 10 लाख रुपए फंड देते हैं साल का। ये आप 10 लाख में सोचो क्या काम होगा। पर मेरी कोशिश रहती है जितना मेरे से काम हो मैं करता हूँ। और बाकी रही महिलाएं बहनें कह रही है, मैं उनकी भी बात मानता हूँ। जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, पर कई काम हम कर पाते हैं, कई काम हम नहीं कर पाते। पर मैं इतना कहता हूँ, मैंने बहनों के लिए इतना तो मैंने किया है कि पार्कों में जो लोग नशा करते थे, जो जुआ खेलते थे, शाम होते ही पार्क बहनें जा नहीं पाती थी। आज आप किसी भी पार्क में शाम को जाइए, बहनें बैठी रहती हैं। ये मैंने माहौल दिया। गली और नुक्कड़ में जो लड़के छेड़ाछाड़ी करते थे, गलत गतिविधियाँ करते थे, वो मैंने ठीक की है। जो स्कूल के छुट्टी के टाइम पे जो लड़कियों की जो लड़के खड़े रहते थे बाहर, जो तंग करते थे, वो मैंने ठीक किया। ऐसे मैंने कई जगह ठीक किया। हाँ जरूर मैं कई विकास के काम नहीं कर पाया हूँगा, कई मैंने करे होंगे, पर मैंने एक ऐसा माहौल तो जरूर दिया बहनों को, जो बहनें आराम से रात को 9 बजे भी पार्कों में टहल सकती हैं। ये मैंने किया है। अच्छा, एक ही सवाल ये कि अभी तक जो भी सामाजिक मुद्दों की यहाँ पर बात करें, खासकर पड़परगंज विधानसभा क्षेत्र में, आपको क्या लगता है ऐसा एक काम या ऐसा कौन सा बड़ा काम जो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था, नहीं किया, उसके लिए बहुत हंगामा हुआ? भाई ऐसे बहुत काम है नहीं सामाजिक। मैं तो मौलिक चीज़ कह रहा हूँ। पानी आप साफ नहीं दे रहे, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं देश के संविधान को मानता हूँ। अब पानी फ्री है, पर फ्री के नाम पे आप क्या पिला रहे हैं? आप काला पानी पिला रहे हैं, गंदा जहरीला पानी पिला रहे हैं, सीवर का पानी पिला रहे हैं। आपने बारात घर नहीं बनाया, पार्किंग नहीं बनाए, चलो छोड़ो, आप कम से कम बुनियादी चीज़ तो दे देते, पानी तो पिला देते। आप साफ पानी दे नहीं पाए। 40% घरों में आज पानी नहीं आता, जिसके घरों में आता तो गंदा पानी आता है। सीवर आपने साफ नहीं करे, आपने कोई बारात घर नहीं दिया, कोई मल्टी पार्किंग नहीं दी, कोई लाइब्रेरी नहीं दी, कोई पार्कों में झूला नहीं लगाया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि लोगों का भला होता। कोई नया स्कूल आपने 5 साल में नहीं बनाया, इस विधानसभा में कोई नया कॉलेज नहीं बनाया। पुराने स्कूलों में लीपा पोती कर
और बाहर विदेशों से लोग लाकर दिखाते हो, और उन स्कूल में पीने का पानी नहीं है, टैंकर के द्वारा पानी पिलाया जाता है, बाथरूम नहीं है उस स्कूल में साफ। तो आप दुनिया भर के लोगों को दिखा रहे हो। उस स्कूल का रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट 40% आता है, 12वीं का रिजल्ट 60% आता है। तो इस तरह का थोड़ी चलेगा। आप काम करिए, काम करते, अगर आप काम करते तो आपको भागने की जरूरत नहीं होती। आप भागे हैं तो जनता खूब समझदार है। जो आदमी भगोड़ा हो रहा है अपनी विधानसभा से, तो उसने क्या किया होगा। पटपड़गंज विधानसभा का जो क्षेत्र है इसमें 20 से 25% पहाड़ से लोग आते हैं। आप उत्तराखंड से हैं, आपको लगता है पहाड़ियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है, और जो कम्युनिटी हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिल पाता है? मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, इन्हीं सरकारी स्कूलों से मैंने पढ़ाई करी और नीचे गरीबी से निकला हूँ। तो मैं सर्व समाज का नेता हूँ। मेरे को हर कोई अपना बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई कुछ मानता है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का एक होने का मेरे को ये फ़ायदा रहता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई हमारा भाई है, पर जो सर्व समाज को भी लगता है कि हमारा बेटा है। जो भी पूर्वांचल का समाज बहुत है, वो भी मुझे अपने सारे रीति रिवाज, सारे पूजा पाठ में मुझे बुलाते हैं और मैं करता भी हूँ। और मुझे लगता है कि सर्व समाज का मैं नेता हूँ। और उत्तराखंड के लोगों को एक अलग से लगता है कि भाई हमारा है, थोड़ा उनके अंदर एक फीलिंग आती है, और मैं करता भी हूँ अपने समाज के लिए। बाकी मेरा मानना है कि हम सबको साथ लेकर चलते, सर्व समाज को साथ लेकर चलते और सबका सम्मान करते और सबके काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और उम्मीद है कि जो मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। तो देखना होगा कि यहाँ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है वो आखिरकार किसको चुनता है, कौन जनता किस तरह से किसको अपना प्यार देती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और उम्मीद है कि जल्दी एक बार फिर से मुलाकात होगी।